अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की 16वीं पार्लियामेंट का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। आसिफ जरदारी जहां एक तरफ मुल्क के ऐसे जमहूरी सदर हैं जो 2 बार सदर मुंतखब हुए, वहीं पाकिस्तान के पहले ऐसे सदर हैं जिनको 8 बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का मौका मिला। पार्लिमानी निज़ाम रखने वाले ममालिक में यह मामूल की कार्रवाई होती है। अमूमी तासुर यही होता है कि सदर अगर हुकूमती जमात का पस मंजर रखता हो या फिर हुकूमत के इत्तेहादी के तौर पर सदर मुंतखब हुआ हो तो वह हुकूमत की तरफ से आने वाली तकरीर को ही पार्लियामेंट में पढ़ देता है। आज के खिताब में सदर जरदारी का कहना था कि अवाम ने अपनी उम्मीदें पार्लियामेंट से वाबस्ता कर रखी हैं। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। जमहूरी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। जमहूरी इदारों पर एतमाद बहाल करने के लिए ठोस फ़वाइद पहुँचाने की ज़रूरत है। हमारे शहरी महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। वो जोर देते हैं कि वो अगले बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करें। सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के फैसले पर कहा वो ऐवान की तवज्जो फेडरेशन के लिए एक तशवीशनाक मामले की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के सदर की हैसियत से उन्हें 4 सूबाई असेंबलियों, कौमी असेंबली और सेनेट ने मुंतखब किया है। उनका आईनी फ़र्ज और ज़ाती जिम्मेदारी है कि वो ऐवान और हुकूमत को खबरदार करें कि आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसीज़ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। ख़ास तौर पर विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला इस तजवीज़ की बतौर सदर वो हिमायत नहीं कर सकते। वो हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि विफाक की इकाइयों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। सदर जरदारी के खिताब के इन हिस्सों से साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी वाज़ेह अंदाज से पेश किया। अहम बात यह भी है कि आज ही बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन इस वक्त अहम मुलाकात हो रही है। बिलावल भुट्टो इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। पीपल्स पार्टी को इस वक्त हुकूमत से 2 बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दरियाए सिंध के निज़ाम से नहरें निकालने और दूसरा पंजाब में पीपल्स पार्टी को अहम इंतज़ामी मामलात में नज़रअंदाज करने। शहबाज शरीफ जानते हैं कि कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें ही उनकी हुकूमत की लाइफ लाइन है, मगर ऐसे में सवाल यही है कि शहबाज हुकूमत को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है क्या उन्हें दूर करना शहबाज शरीफ के अपने दायरा इख्तियार में भी है या नहीं। और इसी सवाल का ज़िमनी सवाल, क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी का हुकूमत से हिमायत वापस लेना उसके दायरा इख्तियार में भी है या नहीं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालिफत, दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला हिमायत नहीं कर सकते। सदर ममलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शहबाज हुकूमत की आजमाइश का हल क्या? हसन निसार साहब, तहफ़्फ़ुज़ात हैं सदर ममलिकत को हुकूमत के फैसले पर, कोई हल मौजूद है? इस दरख्वास्त को शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? देखें, मौत के अलावा हर मसले का हल है और मौत के बारे में भी अब ये कहा जा रहा है कि ये ऑप्शनल हो सकती है। अच्छा, दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ इनकी आजमाइशों के हल का। एक मशवरा मैं देता हूँ। एक शम्स साहब होते थे, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, वो थे चेयरमैन वापडा, कई साल पहले की बात है। शम्स मुझे याद है, ताल्लुक़ था उनका KPK के साथ। उनका इस मौजू पे इंतहाई मुदल्लल किताबचा मौजूद है, बहुत मुदल्लल। यानी मेरे जैसा जाहिल आदमी जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, मैं भी आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड। उसे पढ़ लें अगर पढ़ना आता हो। दलीलों का अंबार है। पहले मुखालिफिन को दलाइल से कायल करने की कोशिश करें। अगर वो मैं ना मानूं वाला एटीट्यूड हो उनका, बिल्कुल जैसे ज़िद होती है या उसके पीछे कोई और उनकी वारदात, तो फिर कौम को एतमाद लें। अपने करोड़ों रुपए के इश्तिहार छापते हैं, बताएं कौम को कि ये है फैक्ट शीट और ये लोग ये कर रहे हैं, दलाइल है वहाँ। वो शम्स साहब जो थे चेयरमैन वापडा, हाईली एजुकेटेड मैन, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो उसने फैसिनेट किया था। ये कई साल पहले की बात है, मेरे पास शायद कहीं पढ़ा हो किताबों में अब भी। तो कौम को एतमाद लें, अपनी शक्लें थोबड़े दिखाने के साथ साथ ये भी ज़रा एक एक पेज का करें ना ज़रा। वो किताबचा है, इट्स नॉट अ बुक।
कौम को राय आमा हमवार करें और उसके बाद वो करें जो इनको करना चाहिए। ये वो बहुत कुछ कर चुके हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये तो पूरी कौम का मामला है, पूरे मुल्क का मसला है। ठीक, और वो किताब चाहे पढ़ लें अगर इन्हें पढ़ना आता है। सही, ठीक है जी। ज़ैगम साहब, सदर साहब ने यह भी फरमाया कि जमहूरी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करना और फिर जमहूरी इदारों पर एतमाद बहाल करने के लिए ठोस फ़वाइद पहुंचाने की ज़रूरत की बात कर रहे हैं। और जो तहफ़्फ़ुज़ात आज सामने रख रहे हैं, मौजूदा निज़ाम में अपनी भरपूर फ़ायदा उठाया है, भरपूर तौर पर, जैसे कि आइनी पोजीशंस को एंजॉय करने वाली पीपल्स पार्टी कि अब इस वक्त जो मसाइल नज़र आ रहे हैं या निज़ाम की कमज़ोरियाँ, उसका मलबा इतनी आसानी से नून लीग पर डाल सकती है? क्या शहबाज हुकूमत जो बात कह रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं उसको एड्रेस कर सकती है? पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी साहब को अपने हिस्से का मलबा खुद उठाना होगा। पीपल्स पार्टी का तरीका वारदात अभी ये है कि वो हुकूमत में भी है, हिस्सेदार भी है, ओहदे भी लिए हैं, लेकिन किसी जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन अवाम के जहन में वो हुकूमत का हिस्सा है। अब सदर साहब ने आज अपने खिताब में हर किसी को खुश करने की कोशिश की है, और जिसमें सिंध के अवाम भी शामिल हैं, क्योंकि सिंध की जो हरारत है वो उनके पांव तक पहुंच गई है। लेकिन आप ये देखिए सितम ज़रीफ़ी कि आज उमर अयूब साहब ने जो उन पे हमला किया है और उनकी दुखती रग पे हाथ रखा है, और जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट वार किया है, और उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब सिंध का पानी बेच रहे हैं। अब जो बुनियादी मसला है आज जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एतमाद की कमी। हसन निसार साहब ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि शमसुल मुल्क साहब जो वापडा के चेयरमैन थे, वो कालाबाग डैम के हक में थे और वो इंडस वाटर सिस्टम को बहुत अच्छा समझते थे और बहुत अच्छे दलाइल थे उनके, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके अपने सूबे वाले खैबर पख्तूनख्वा वाले उन पर शक व शुबे का इजहार करते रहे, क्योंकि इस वक्त शकूक व शुबहात जो हैं पानी के मामले में पाकिस्तानी फेडरेशन के, वो खत्म नहीं हो सके, बल्कि वो जितने कम होने चाहिए थे वो उतने कम भी नहीं हो सके। देखिए आयशा, जो मुस्तकबिल के झगड़े हैं अभी ये कहा जाता है वो पानी के ऊपर होंगे। और पानी का झगड़ा क्या होता है? पानी का झगड़ा होता है लोअर राइपेरियन और अपर राइपेरियन के दरमियान में। अपर राइपेरियन होता है जहां से दरिया आ रहा होता है, और लोअर राइपेरियन होता है तो दरिया का आगे वाला हिस्सा होता है। जैसे पंजाब अपर राइपेरियन है और बलूचिस्तान और सिंध जो है वो लोअर राइपेरियन है। तो इसी लोअर राइपेरियन और अपर राइपेरियन के जो झगड़े हैं वो आपको कालाबाग डैम में भी नजर आए थे। इसको हल करने की हमने कोशिश की 1991 में। अगर हम आज तक मसला हल नहीं कर पाए ना कोई भी, हर मामला सियासत की नजर हो जाता है। अभी जो जरदारी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं वो उनकी जमात हुकूमत के साथ है, शहबाज हुकूमत के पास इसका कोई हल है? वो इस बात को एड्रेस कर सकते हैं या पीपल्स पार्टी बाहर निकल सकती है? वो ये इख्तियार रखते हैं कि हुकूमत से दूर हो जाएं। सियासत क्या कह रही है इस वक्त? ये कह रही है कि बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए सिंध का वो दबाव सहना भी आसान नहीं है जो उसकी तरफ आ रहा है। सिंध उसका किला है। अगर सिंध से हाथ से निकलता है तो पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचता। और सिंध के लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो जो हमें हिस्सा दिया गया है, एलोकेटेड हिस्सा, पहले ही उसमें से 40% कम मिल रहा है, और अगर ये मजीद कम हो गया तो हम तो प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि सिंध में तो जेरे जमीन भी जो पानी है वो मीठा नहीं है। सिंध का तो मुकम्मल इन्हिसार दरियाए सिंध के पानी पर है, और अगर ये कम होता है, और बात शक की है क्योंकि पंजाब ये कहता है कि जो हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जिससे 211 अरब रुपए जिस पे लगाने हैं, और जो 6 कैनाल्स निकाल रहे हैं, ये तमाम का तमाम पानी पंजाब के हिस्से से होगा, और सिंध इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये है बुनियादी मसला। अब जो हल है, देखिए हल ये है कि आप जल्दी मत करें, फेडरेशन से कीमती कोई चीज नहीं है। आप इकट्ठे बैठकर एक मॉडर्न वाटर पॉलिसी बनाएं। आप ये देखें कि 1991 का अकॉर्ड काम क्यों नहीं कर रहा। इरसा जो आपने बनाई थी, इसलिए इंडस वाटर सिस्टम जो था, कि किस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पर एतमाद क्यों नहीं आया। ठीक हो गया। आप इस कैनाल सिस्टम को मॉडर्नाइज करें, क्योंकि ये कैनाल सिस्टम बोसीदा हो गया, इसमें पानी जाया हो रहा है।
आप नए तरीके देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाएं, आप वेस्ट वाटर जो है उसको ट्रीट करें। दुरुस्त हो गया, जितने भी मॉडर्न तरीके उसके तहत लेकर चलें। यही तो नुक्ता है शहजाद साहब कि सियासी मफादात जान छोड़ें तो सोच आगे बढ़े और मामलात का हल निकल पाए। पीपल्स पार्टी और शहबाज हुकूमत के माबैन इख्तिलाफात की खबरें मौजूद हैं। तहफ्फुज़ात जरदारी साहब ने आज सामने रख दिए हैं। ज़ैगम साहब कह रहे हैं वो बाहर निकल नहीं सकते। क्या शहबाज साहब को एड्रेस कर सकते हैं? और फिर ये भी कहिए कि जरदारी साहब ने बतौर वफाक एड्रेस करते हुए सदर आज बात की है या सिंध के नुमाइंदे के तौर पर? बहुत अच्छा सवाल है। अगर तो जरदारी साहब के तौर पे आज की स्टेटमेंट ली जाए फिर तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईंट से ईंट बजाने वाला जो मुकालमा था वो भी साहब ने दिया था, लेकिन उस वक्त ये सदर नहीं थे, तो उसके बाद फिर ये काफ़ी देर के लिए बाहर चले गए। तो मेरा ख्याल है आज का तो ऐसा मुकालमा नहीं है। आज का जो इनका ऐलान है उसका ताल्लुक सदर ममलिकत की हैसियत से है, इसीलिए हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए और संजीदगी से इसके ऊपर देखना चाहिए। पहली बात, जब 1960-62 में जब ये इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी हमारी बनी इंडिया के साथ, उस वक्त पाकिस्तान के दरियाओं में 135 मिलियन एकड़ फुट पानी आता था। आज ये पानी कम होकर 90 से 95 मिलियन एकड़ फुट रह चुका है। इसका मतलब है कि दरियाओं के अंदर पानी वैसे ही कम हो गया बहुत ज़्यादा, चाहे वो पंजाब के हिस्से में है या चाहे किसी और के हिस्से में। अच्छा, दूसरे सिंध के अंदर जो पानी का इस्तेमाल है उसको भी ज़रा देखना चाहिए, क्योंकि जब भी बात होती है सिंध की तरफ से तो दो ही चीज़ों पे बात होती है। जब पाकिस्तान खपता है तो किस तरह खपे? इस तरह खपे कि अगर पानी मेरे हिस्से का मुझे मिलता रहे तो पाकिस्तान खपे, अगर मुझे बाकी मेरी जो अपना कंट्रोल है मेरे प्रोविंस पे, सूबे पे, वो रहे तो पाकिस्तान खपे। अब ये तो एक किस्म का मेरा ख्याल है एक नेगेटिव सियासत की पहचान है। पॉजिटिव सियासत की पहचान ये है कि क्या आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉलिसी लेके हुकूमत चल रही है, उसमें 4 हिस्से क्या हैं? उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर माइनिंग है, और अब एनर्जी की भी बात हो रही है कि इन 4 लीवर्स के ऊपर हमने अपनी मईशत को खड़ा करना है। एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर ग्रीन इनिशिएटिव उसका हिस्सा है। तो अब या तो हम पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान के तौर पे देखें, या हम इसको अपने अपने हिस्सों में बांट के पीफ्स के तौर पे देखें कि ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका, ये उसका इलाका। जब शमसुल मुल्क जो था, जब उसने कह दिया कि काला बाग, और वो खैबर पख्तूनख्वा से तलक रखते थे, जिनको सबसे ज़्यादा एतराज़ था इसके ऊपर काला बाग डैम पे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला अगर इसमें डिज़ाइन में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए। तो फिर सिंध जब उठाते आवाज़ अपने पानी के लिए, तो मेरा ख्याल है उसको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान की बात है। दूसरी बात, जब हम जोनिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो कि रियासती ज़मीन, जो कि जिसको कि एग्रीकल्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर ये 2100 या जितने कैनाल जिनका जिक्र किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एकड़ या कैनाल्स। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप जोनिंग करके करेंगे तो फिर कोई ना कोई पानी भी देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं कि इरसा को डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट ऑफ द रिवर्स दोबारा देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम कोटरी कितना पानी असल में जा रहा है। सब कहते हैं 35 मिलियन एकड़ फुट है, लेकिन शायद ये उस वक्त था जब पूरा पानी आता था। अब वो कम होकर 10 मिलियन एकड़ फुट हो गया, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड है, लेकिन सिंध अभी भी कहता है कि इतना भी नहीं जा रहा, शायद वो सही हो। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर कम से कम पाकिस्तान के तौर पे पानी और एग्रीकल्चर दोनों को जब तक हम मिला के नहीं देखेंगे, तो आपका जवाब इस चीज़ का ये है कि जरदारी साहब को तकरीर के अंदर के बाद जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना चाहिए, इन सब को मिलके पाकिस्तान की पॉलिसी सोचनी चाहिए, सिर्फ सिंध का नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान की ज़राअत अफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान के पानी की होल्डिंग्स अफेक्ट हो रही हैं, इन दोनों को हल करेंगे तो तब जब मामला दुरुस्त होंगे, वरना ये ऐसे आप ताने ही देते रहेंगे एक दूसरे को और बात आगे नहीं चल पाएगी। हम नारे तो लगाते हैं कि हमसे कर लो वो चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ फलाना, लेकिन असल में जब बात करने की बात आती है उस वक्त बैठ के इनमें से कोई भी हल की तरफ नहीं जाता। शहजाद साहब ये फरमाइएगा कि शहबाज हुकूमत के पास इस तहफ़्फ़ुज़ का कोई हल है? एक तो देखिए कि वफाक के बरखिलाफ पंजाब में मरियम नवाज़ को पीपल्स पार्टी की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि वफाक में शहबाज शरीफ साहब को ज़रूरत है। दरियाए सिंध की नहरें अगर शहबाज साहब के इख्तियार में नहीं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ है, यहाँ का मामला उनके इख्तियार में आता है। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर सकती है? सियासी तौर पर कोई हल निकाला जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ले और दे की बात। देखिए, ये बात है असल में सूबे के लिए खड़े होने की, अपने सूबे के लिए। आफ्टर ऑल वहाँ पे जो सेंसिटिविटी है किन चीज़ों पे बेस करती है? इसी चीज़ पे बात करती है ना कि सिंध की पहचान और उसके बाद फिर पानी, ये दो चीज़ों के ऊपर। तो सिंध की पहचान पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह का कंट्रोल है या जिस तरह हावी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको रीइंफोर्स करने के लिए ये आवाज़ गाहे बगाहे, आपको पता है ना, बिलावल भुट्टो भी कभी कहते हैं कि देसूँ देसूँ सिंध ना देसूँ, ठीक है। तो इसलिए ये सब कहानियाँ उस तरफ जाती हैं कि हम सिंध के असल में
अलमबरदार भी हैं, हम उसके ज़िम्मेदार भी हैं, और हमारी तरफ देखो, हम ही आपकी आवाज़ बनेंगे। दुरुस्त हो गया। हमाद साहब, ये जो बात की है अभी सूबे वाली, ये कहा जा सकता है कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रदारी साहब ने आज खुलकर किया है, सूबे में तो आवाज़ उठ रही थी, क्या सिविल सोसाइटी की तरफ से किए गए एहतजाज की वजह से पीपल्स पार्टी को सिंध कार्ड के हाथ से जाने का कोई खदशा लाक हुआ है या ख़तरा दिखाई दिया, जिस बायस उन्होंने ज़रूरी समझा बोलना? मतलब बात सिर्फ उस सिंध कार्ड के इस्तेमाल तक ही महदूद है, इससे ज़्यादा कोई संजीदगी नहीं है किसी मामले की? खैर संजीदगी तो ये है कि वो वफाक की अलामत हैं, ये वफाक का एक मसला है, उसका उन्होंने जिक्र किया है अपनी तकरीर में और बजा किया है। जो आपने जिस तरफ इशारा किया, हाँ, वो सिंध के हारी की सियासत करते हैं, यानी बुनियादी उनकी कंस्टिट्यूंसी जो है पॉलिटिकल, वो इंटीरियर सिंध है, तो ये उसका एक मसला है। वो कौम परस्ती के जो जज्बात होते हैं उनको भी पीपल्स पार्टी ने अपने अंदर ही समो लिया हुआ है और वो सूबाई सियासत भी करते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि कौम परस्त सिंध में कमज़ोर होते चले गए हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ठीक बात है आपकी कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के सेंटिमेंट्स वॉइस किए हैं, उनके कंसर्न्स जो हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि ज़राअत जो है वो एक सूबाई मसला है, ज़राअत सूबाई शोबा है। अब इसके ऊपर फैसला जो है वो SIFC ने किया हुआ है और SIFC का जो फैसला है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये फेडरल यानी ऊपर से आ रही हैं ये चीज़ें, तो सूबे इसकी तरफ जो भी रवैया रखते हैं उनको इसका हक हासिल है, वो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अगर आप कॉरपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में और उसके लिए आप बंजर ज़मीनों को आबाद करने का मंसूबा रखते हैं तो ये बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बात लग रही है, सूबों को भी इसका साथ देना चाहिए, बल्कि सूबों को इसका आगाज़ करना चाहिए था अपनी बंजर ज़मीनों को आबाद करने का। लेकिन मसला कहाँ से पैदा होता है कि जब 6 नई नहरों का जिक्र आता है और हमें बताया जाता है कि तो पानी तो वही है, पानी तो कम हो रहा है। इरसा ने तो इस दफ़ा भी लिखा है कि इस महीने में आपका पानी 35% कम होगा पिछले साल की निस्बत से। तो अब आप ये बताइए कि जब पानी कम हो रहा है तो सिंध और बलूचिस्तान, बल्कि सराइकी जो आपका वसेब है, वहां पर भी ये मुसलसल एक एहतजाज हो रहा है और उनके कंसर्न्स हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। आपने इरसा में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का एक फैसला किया हुआ, तो अब वज़ीर आज़म साहब क्या कर सकते हैं उनकी दरख्वास्त पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर? ये तो अब अगली बात हो गई कि इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारे जो लोग आज भी इकट्ठे होकर बैठे हैं, ये पहले भी हो सकते थे, बल्कि पहले हुए भी हैं। इसी के तहत सिंध ने तकरीबन 50,000 एकड़ के करीब ज़मीन दी भी हुई है इस काम के लिए, यानी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। तो इसके ऊपर पहले भी बात हुई है, मज़ीद होनी चाहिए। और जैसे दोस्त कह रहे हैं कि इसका हल तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने से ही होगा। यानी इरसा तो मुसलसल कह रहा है कि सिंध का पानी ही नहीं है, इरसा तो मुसलसल कह रहा है कि पंजाब का ही पानी है जो रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो वो मुसलसल कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, तो हमारा पानी है जिसको चुराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो ये बहुत मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं और इनको रेकनसाइल करने की ज़रूरत है। लेकिन हमाद साहब, ये इतना अहम मामला है, पानी पर पहले भी मुतनाज़ सूरत हाल रही है। अगर इरसा कह रहा है पानी नहीं और सिंध कह रहा है पानी हमारा है, तो फिर ये तो खुद सियासतदान सियासत नहीं कर रहे। कोई इतना बड़ा मामला तो नहीं जिसको एक झगड़े की सूरत दे दी जाए और सदर मुमलिकत खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये तो मामला हल की तरफ ले जाने वाली बात है या कोई और बात है पसे पर्दा कि ऐसी बात सामने रखी जा रही है? देखिए, ये हाइब्रिड जो हुकूमत होती है उसमें सिर्फ सियासतदान ने फैसला तो नहीं करना, तो दरखास्त गलत जगह दी है फिर। ये सबको मिलजुल के फैसला करना चाहिए कि इससे तहफ़्फ़ुज़ात जो पैदा हो रहे हैं उन्हें दूर तो किया जाएगा ना किसी बहाने। ये तो नहीं हो सकता कि आप खुद ब खुद रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें सारे निज़ाम को, पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसका फोरम मौजूद है और जैसे आप कह रही हैं कि इसका हल निकालने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। ये नहरें जो हैं अगर इस तरह बनाई जाएंगी तो ये मज़ीद तनाज़ात को जन्म देंगी। मतलब तो नुक्ता यहाँ पर आप पहुंचा कि दुरुस्त फोरम पर दरखास्त रखनी चाहिए और दुरुस्त फोरम को ही देना चाहिए। तो इरसा दुरुस्त फोरम था, सदर मुमलिकत को वहाँ तक दरखास्त भिजवानी चाहिए थी, ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसमें भी बात यही होगी कि दुरुस्त प्रोसेस के ज़रिए हल निकाला जाए या इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हल दे दिया जाए। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब के म्यो हस्पताल के दौरे के दौरान मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए।
मरीजों के तीमारदारों ने अद्वियात ना मिलने, नाक़िस सहूलियात और इंतजामी अमूर में बदनज़मी के बारे में आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला ने शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार करते हुए अस्पताल के MS डॉक्टर फैसल मसूद और CEO डॉक्टर एहसन को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कॉरिडोर में मुतादिद अफराद की मौजूदगी में MS से मुखातिब होते हुए कहा, आप MS हैं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ? आपको पता ही नहीं कि मरीजों के साथ हो क्या रहा है? द गाय नीड्स टू बी फायर्ड। शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। मरियम नवाज के इस फौरी और कड़े एक्शन पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग वज़ीर आला के इस एक्शन की हिमायत कर रहे हैं तो बाज़ लोग मरियम नवाज पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वजाहत देते हुए कहा है कि म्यू अस्पताल के पास 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स मौजूद हैं। अस्पताल की इंतजामिया का काम है कि पैसे मिले हैं तो इस्तेमाल करें। वज़ीर आला ने MS को हटाया तो भरपूर मीडिया ट्रायल किया गया। महकमा सेहत नाअहली का शिकार रहा, क्या इसको ठीक नहीं होना चाहिए? वज़ीर आला के इस एक्शन पर तिब्बी बरादरी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदार के मुताबिक ये वाक़या डॉक्टर बरादरी के लिए एक डरावना ख्वाब है। गवर्नेंस मॉडल पर दाग और मेडिकल असातिज़ा की तौहीन है। यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने भी MS की बेइज्जती की मजम्मत की है। सरकारी अफसरान को खड़े खड़े सबके सामने बेइज्जत करके ओहदों से हटाना कोई नई बात नहीं। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म खुली कचहरियों में अफसरान को ओहदों से हटाते रहे हैं। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही भी बतौर वज़ीर आला दौरों के दौरान अफसरान के खिलाफ एक्शन लेते रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या वज़ीर आला की जानिब से बद इंतजामी और MS को बरतरफ कर देना दुरुस्त इक़दाम है? अहम सवाल यह भी है कि क्या सरेआम बरतरफ करने से पहले MS का मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए था और रूल्स को भी फॉलो करना ज़रूरी था या नहीं? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, अस्पताल MS ओहदे से बरतरफ, तिब्बी बरादरी की मजम्मत, मीडिया पर तारीफ और तनकीद, वज़ीर आला पंजाब का एक्शन कितना दुरुस्त? हसन निसार साहब, एक मौक़िफ़ हुकूमत पंजाब का भी है कि जब फंड्स दिए हैं तो फिर क्यों फैसिलिटेशन नहीं, अवाम क्यों शिकवे शिकायत कर रहे हैं, और एक वज़ीर आला का कंडक्ट भी था कि उन्होंने उसी वक्त खड़े खड़े ओहदों से बरतरफी दे दी। क्या दुरुस्त इक़दाम किया है या अभी और सोच विचार की ज़रूरत थी? नहीं, इक़दाम दुरुस्त या गैर दुरुस्त सानवी बात है। हम बात करेंगे कि वो जो एक ह्यूमन लेवल पे होता है, छोटे बड़े का मनसब मर्तबा, यू हैव एवरी राइट टू सैक हिम, टर्मिनेट हिम, ये है। लेकिन देखो, एक्शन पे तबसरा तो मैं नहीं कर सकता चूँकि मेरे पास मुकम्मल तफसीलात जिसे कहते हैं वो नहीं है। लेकिन वज़ीर आला का अंदाज़ बेहद नाखुशगवार और अफसोसनाक था। ये हकारत और एरोगेंस का ब्लेंड था। मनसब की वजह से माँ होने का क्लेम, इसका मतलब जानती हैं? क्या आप 80 साला बूढ़े की भी माँ हैं? माँ बोलने कहना है कि भाई ठीक है, ये यूं है यूं है यूं है, लेकिन किसने रखा है, फलाना रखा है, फिर टोन लहजा, ये बहुत नाकाबिल कबूल किस्म की बात थी। फैसला ठीक होगा, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। बात करने का तरीका, सलीका, करीना, रख रखाव, ग्रेस, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आम जिंदगी में भी। Even if you sack a personal servant, you don't ridicule him. सीधी सी बात है। ठीक हो गया। हमाद साहब, म्यू अस्पताल की तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 अरब के मक़रूज़ हैं। मुतअद्दिद कंपनियों ने अस्पताल को अद्वियात की फराहमी भी रोक दी है। इसी बात जो MS हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने गुज़िश्ता महीने इस्तीफ़ा भी दिया और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से माजरत भी कर ली थी। अब गलती सिर्फ MS की है या इधर हुकूमत पंजाब कह रही है कि इतना बड़ा बजट पड़ा था, अद्वियात क्यों मौजूद नहीं? जब वज़ीर आला प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, तो मरीज़ फैसिलिटेट होने चाहिए। कहाँ ज़िम्मेदारी फ़िक्स की जानी चाहिए और क्या, जैसे हसन साहब कह रहे हैं, मज़ीद सोच विचार या ड्यू प्रोसेस देखा जाना चाहिए था? मेरा ख्याल है CM साहिबा किसी भी अस्पताल का दौरा करेंगी तो वहाँ MS निकाला जाएगा, क्योंकि हर तरफ ये हालात हैं। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं हो रही है म्यू हॉस्पिटल में। और अगर CM साहिबा को मसले का पता नहीं है तो फिर उनको चाहिए कि वो मिनिस्टर साहब को निकाल दें, उनको चाहिए कि वो सेक्रेटरी साहब को निकालें। यही लोग हैं ना जिन्होंने इत्तला देनी है चीफ मिनिस्टर को कि हमारी ये सूरत हाल है, अगर दवा नहीं होगी, फंड नहीं रिलीज़ करेंगे तो दवा नहीं आ सकेगी, लोगों की जानों को ख़तरा। ये सारी बात किसने पहुंचानी थी उन तक? ये तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने छुपा ली थी। फैसल मसूद साहब जैसे आप कह रहे हो तो बड़े मोहतरम आदमी हैं, वो KE के हेड भी हैं ऑर्थोपेडिक के, और वो सब, उनकी एक रेपुटेशन है, सब लोग जानते हैं उनको। उन्होंने ये बात पहले आसपास करते रहे वो, उसके बाद वो इस्तीफ़े तक आ गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उस नौकरी से।
इसलिए कि उन्होंने बताया कि यहाँ फंड्स नहीं हैं, 3.5 बिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं, अगर हम ये नहीं अदा करेंगे तो वेंडर हमें अब मज़ीद दवाएं नहीं दे रहे हैं। तो ये तो एक सीधा साधा केस है, ये कोई नई बात तो नहीं है। मेरा ख्याल है इनको पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता तो ये भी बुरी बात है, उन्हें ये बातें मालूम होना चाहिए थी। ख़ास तौर पे उनकी नाक के नीचे ही हो रहा मेयो हॉस्पिटल लाहौर, और लाहौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, हम किसी दूसरी गैर आबाद दूर कहीं ऐसी बात तो नहीं कर रहे किसी अस्पताल की, हम तो लाहौर शहर की बात हो रही है। और जहाँ तक ये हसन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, ये भी एक हमें फरोई बहस लगती है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अरेस्ट वगैरह ना करवाएं लोगों को, और ये जो फिक्रा था इट वाज इन बैड टेस्ट, क्योंकि अरेस्ट वगैरह तो एक कानून प्रोसीजर के तहत होते हैं ना, और वो भी एक प्रोफेसर, इतना एक मोहतरम आदमी, उसके बारे में हम ये जुमला तो नहीं बोल सकते, रैश जुमला था बहुत। और ये पहले भी वज़ीर आला हम देखते हैं कि वो निज़ाम तो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सका, किसी पार्टी से भी नहीं हो सका, और क्योंकि ज़्यादातर हुकूमत इन लोगों की रही PMLN की, तो पहले भी हमने बड़े लोग मुअत्तल किए हैं, तो उससे क्या हमारी सेहत का निज़ाम बेहतर हो गया पंजाब में? इस तरह तो देखिए ये शॉर्टकट्स जो हैं, आप गैंग्रीन का इलाज बैंड एड लगाकर तो नहीं कर सकते हैं। ये तरीकाकार ये है, ये बड़े लंबे रास्ते होते हैं, ये औखे पेंडे हैं, इन पर चलने के लिए आपको एक पूरा निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ता है, और ये वक्ती तौर पे कार्रवाई, ये प्लेइंग टू द गैलरी तो हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मामलात इस तरह से हल नहीं होते। जी ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, हम बात करें मेयो अस्पताल MS उहदेदार की बरतरफी की। डॉक्टर की कारकर्दगी चेक करने का इख्तियार महकमा हेल्थ के पास है। क्या किसी वजीर, मुशीर या किसी भी आला उहदेदार को इस तरह खड़े खड़े किसी कोई बात नापसंद आई या किसी ने अपनी कारकर्दगी पूरी नहीं की, इस तरीके से निकाल देना चाहिए, बरतरफ करना चाहिए? अच्छा, चूँकि मैं तो बाहर से लाहौर आया हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये मेयो अस्पताल लाहौर में ही है ना? जी जी बिल्कुल, लाहौर में ही है। अभी तो बताया हमारे बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल। अच्छा, और उसके जो MS हैं उनको, जिस तरह हमाद गज़वी साहब बता रहे थे कि पिछले कुछ महीने, 1.5 माह से 6 हफ्ते 10 हफ्ते से वो कोशिश कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं अपनी शिकायत पहुँचाने के लिए। क्या वजह है कि वो जाके वॉक इन नहीं कर सके सेक्रेटरी हेल्थ के पास या मिनिस्टर फॉर हेल्थ के पास या चीफ मिनिस्टर साहबा के दफ्तर में, और ये बात अपनी वहाँ पे बयान नहीं कर सके कि आपके मरीज़ जितने भी हैं वो सब के सब इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं? अच्छा, क्या वजह, ये क्या खौफ क्या था उनको? मैं आपको एक थोड़ी सी ज़रा छोटी सी ब्रीफली एक कहानी छोटी सुनाता हूँ, बहुत मामूली सी छोटी सी है। बेनज़ीर भुट्टो ने, आई थिंक जब वो वज़ीर आज़म थी, तो उन्होंने स्पेन में एक इकट्ठ किया अपने दोस्तों का, सुफरा भी थे उनके अंदर, बाकी लोग। उन्होंने कहा मुझ में और भुट्टो साहब में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? नहीं, जब वो वज़ीर आज़म थे और मैं जब वज़ीर आज़म हूँ तो आपको क्या, हमारे स्टाइल में क्या फ़र्क नज़र आता है? तो कहा गया, किसी ने कहा, कोई बड़ा दलेर आदमी होगा, उसने कहा कि भुट्टो साहब के सामने कोई शख्स झूठ नहीं बोल सकता था और आपके सामने कोई शख्स सच नहीं बोल सकता। ये फ़र्क उसने क्रिएट किया, और जिसने कहा या जिसने सुना उसने मेरे सामने, मैं पर्सनल उसका विटनेस हूँ कि उसने मुझे कोट किया ये चीज़, जो खुद मौजूद था शख्स वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी लीडरशिप ऐसी हो कि आपके सामने कोई आके बयान ना कर सके, बता ना सके, खौफजदा हो, कुछ भी वजूहात हो, या मुश्किलात इतनी हो कि आप उस दायरे को नहीं कर सकते, बाइसेक्ट करके अंदर नहीं जा सकते, बात नहीं पहुँचा सकते, तो फिर उसका कसूर तो ना हुआ। सलमान रफ़ीक साहब मुझे लगता है कि शायद अभी भी एडवाइज़र होंगे सेहत के यहाँ पे, मुझे नहीं मालूम हैं या नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वज़ीर सेहत तो होगा ना। तो क्या वजह है कि सिर्फ ये उस दिन ही पता लगा कि मेयो अस्पताल के हालात ऐसे हैं? क्या वजह है कि ये उससे पहले ही नहीं पता लगा? क्योंकि हालांकि लाहौर में ही रहते हैं सारे, चीफ मिनिस्टर साहब भी लाहौर में है। क्या वजह कि इतनी देर लगी उनको वहाँ पे जाके इस तरह का फाइंड आउट करने? जिस तरह गज़नवी साहब कह रहे थे, पंजाब के गालिबन हर अस्पताल, हर स्कूल, हर थाने का ये हाल है। हम किस तरीके से कहते हैं हमने मॉडल स्कूल बना दिया, आज फलाना बना दिया, आज अस्पताल ये कर दिया। नई चीज़ें मत बनाएं। मैं हमेशा से कहता हूँ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बेहतर तौर पे चलाएं, हमारा मुआशरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये जो नया बनाने का और ब्रिक एंड मॉर्टर वाला जो काम है और पैसे सब उसमें ज़ाया करना, बल्कि वर्किंग और फंक्शन अच्छी ना करना, ये सबसे बड़ी नाकामी है हमारी। तीसरी बात और फाइनल बात ख़त्म करता हूँ, मैनेजमेंट का असूल है एक कि जब भी आपको किसी की तारीफ़ करनी हो किसी की, तो पब्लिक में कीजिए ताकि और लोग भी मौजूद हों। ये मैनेजमेंट का असूल है, पब्लिक प्रेज होनी चाहिए। और जब आपको किसी को बुरा भला कहना हो, एडमॉनिशमेंट करनी हो, तो हमेशा प्राइवेट करें, अकेले में जाके करें। जब आप दुनिया के आगे करते हो तो ये मैनेजमेंट का बहुत ही कमज़ोर तरीन और सबसे कमज़ोर लम्हा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऑप्टिक्स अच्छी गुजर होती हैं या आपकी जो रोल है उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ आती है, मेरा ख्याल है उससे कमज़ोरी ज़ाहिर होती है।
ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, ये एक और खबर जो हमें आज ही म्यू अस्पताल से भी सामने आ रही थी, जहाँ पे कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया गया कि 18 मरीज मुतासिर हुए और 2 जिनमें से जाँ बहक हो गए हैं। अब ये बात तो दोनों तरफ से है, कहाँ किस तरीके से फिक्स की जाए? क्या वजीर आला का कंडक्ट ठीक था? क्या डॉक्टर्स और अस्पतालों की जिम्मेदारी कितनी है? कहीं पे बैलेंस है हमारे अंदर मौजूद? कि बुनियादी मसला तो उस गवर्नेंस का है ना, जिस तरीके से हेल्थ के सिस्टम को चलाया जा रहा है। बहुत सी खामियां हैं, लेकिन क्या ये खामी इस तरीके से दूर हो सकती हैं कि वज़ीर आला दबंग बन जाएं और अस्पताल पहुंच जाएं, चंद लोगों की शिकायत सुने, उसके बाद जो हेड है उसको सैक कर दें? ये कौन सा तरीका है मैनेजमेंट का या गवर्नेंस का? वो ये तो साबित कर लेंगी कि मैं उतनी दबंग हूं जितने मेरे अब्बू थे, जितने मेरे चचा हैं। और जैसे बताया गया 1997 में जब उन्हें हैवी मैंडेट मिला, बड़ी जोर से वो इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया था कि वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के कभी कहीं पहुंच जाते थे, कभी कहीं पहुंच जाते थे, और ऐसी 2-4 बातें सुन के किसी को हथकड़ियां लगाते थे, किसी को जलील करते थे, कोई बेहोश होकर गिर पड़ता था। ये सारे अफसरान की हालत थी। यही काम फिर हमने देखा कि साकिब निसार साहब ने कर छोड़ा। तो क्या इससे किसी इदारे में कोई भी बेहतरी आई? इससे फुटेज तो बनती है, शायद कुछ लोग मुतासर भी होते हैं, डिबेट भी होती है, लेकिन क्या इससे सिस्टेमिक इश्यूज हल होते हैं? अब आप देखिए, निशाने पे कौन था? प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद, आर्थोपेडिक हैं। क्या एक प्रोफेसर डॉक्टर को एक मैनेजमेंट की पोजीशन पे होना भी चाहिए? एक इतना सीनियर डॉक्टर, कितना बड़ा लॉस है कि आपने उसको अस्पताल की मैनेजमेंट पे लगा दिया। जिस आदमी को यहां तक पहुंचने में 40 साल लगे, दुनिया की बेहतरीन डिग्रीज में, उसकी मरीजों को ज्यादा जरूरत है या उसको फार्मेसी की ज्यादा जरूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा जरूरत है? क्या जाहिर होता है कि आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है, आपने हेल्थ मैनेजमेंट का कोई कार्डर नहीं बनाया, आपने हेल्थ के सिस्टम्स ही नहीं बनाए। डॉक्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं। फिर बताया गया कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, इतने वो बददिल थे। और मरीज जो शिकायत लेकर आए हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लाई हैं और मरीजों ने उनके सामने शिकायत रख दी है। जहां चीफ मिनिस्टर साहिबा नहीं जाती, वहां मरीज किसको शिकायत करते हैं? इससे क्या जाहिर होता है कि जिसको ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम कहते हैं, शिकायत के अजाले का निजाम मौजूद नहीं है। शिकायत के अजाले का तो एक ऐसा निजाम होना चाहिए कि मरीज खुद ब खुद शिकायत कर सकें और वो शिकायत ऊपर को जा सके। फिर वजीर आला साहिबा के सामने अकाउंटेबल कौन है? अपने मिनिस्टर या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट? अगर उन्होंने सैक करना था, अगर उन्होंने ये तल्ख कलामी करनी थी, बेइज्जत करना था, तो वजीर को बेइज्जत किया जाता, क्योंकि एक पूरी एक हायरार्की होती है, एक कमांड होता है। वजीर जाके बेइज्जत करता अपने सेक्रेटरी को। देखिए, एक इंतजामी निजाम है ना। बिल्कुल सही। नहीं तोड़ सकते कि वजीर आला जाके पटवारी की जाके किताब में खुलवा ले, तो बताओ तुम सही पैमाइश कर रहे हो या नहीं कर रहे? वो इंतजामी अफसर को पूछा जाएगा, डिप्टी कमिश्नर को पूछा जाएगा। तो बजाय इसके कि आप गवर्नेंस को ठीक करें, इन तरीकों से आप लोगों को मुतासर करने के लिए गवर्नेंस को मजीद खराब करें। दुरुस्त हो गया जी, दुरुस्त हो गया। तो सारी गुफ्तगू से नुक्ता ये मिला कि नए इदारे, अथॉरिटीज़ की बजाय एग्जिस्टिंग इदारे, अथॉरिटीज़ और जो वसाइल हैं वहाँ पर अगर हुकूमतें काम कर लें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।